नमस्ते। चर्चा में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव मिश्रा। हाउ टू लूज ए विनिंग इलेक्शन विदाउट मेकिंग मच एफर्ट्स। आप सोच रहे होंगे कि ये क्या बात हो गई है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। बट ये बड़ी बात है। एंड लर्न इट फ्रॉम एक्सपर्ट फ्रॉम कांग्रेस। मैं कर्नाटक विधानसभा के संदर्भ में ये बात करना चाहता हूं कि ऐसा एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार ऐसा हो चुका है कि कांग्रेस जब भी जीत के बिल्कुल नजदीक होती है, कुछ न कुछ ऐसा जरूर कर देती है कि बड़ी आसानी से हार जाती है। अगर हम कर्नाटक विधानसभा चुनाव के संदर्भ में बात करें तो वहां लोगों का एक मिजाज है कि सरकार कभी रिपीट नहीं होती। ऐसे बहुत से राज्य हैं भारत में जहां पे ये पैटर्न चलता है कि सरकार रिपीट नहीं होती, और इसलिए जिसका नंबर होता है वो बहुत तैयारी करता है, प्रतीक्षा करता है, लेकिन उसे भी लगता रहता है कि वह जीत के बिल्कुल नजदीक है। केरल इसका उदाहरण था, लेकिन कांग्रेस वापस नहीं आ पाई। तो ऐसे कई बार एक्सेप्शन हो जाते हैं। कर्नाटक में भाजपा की सरकार है और उन्होंने येदियुरप्पा को मुख्यमंत्री पद से हटाकर मुंबई को इसलिए लगाया था ताकि भाजपा का जनाधार मजबूत हो, सरकार की छवि आम जनता में निखरे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मुंबई को जो जिम्मेदारी दी गई थी उस पर वो खरे नहीं उतरे, बल्कि उल्टे उन पर 40% कमीशन वाली सरकार का ठप्पा जरूर लग गया। ये सही है कि मुंबई की जो छवि है वो बहुत ही ईमानदार और स्वच्छ छवि वाले नेता हैं, लेकिन इन एंटी इनकम्बेंसी की जकड़ से वो बाहर नहीं आ पाए। और इसलिए बहुत सारे ओपिनियन पोल्स भारत में होते हैं। भारत में ये भी बहुत बड़ा उद्योग बन गया है। पूरे साल चुनाव कहीं ना कहीं होता रहता है और उस ढंग से ओपिनियन पोल आते हैं। और ओपिनियन पोल जिस ढंग से आते हैं कि 230 सदस्यों की विधानसभा में, जिसमें इफेक्टिव स्ट्रेंथ 226 है, उसमें वो इस ढंग से बनाएंगे 70 से 110, 80 से 120, इतना बड़ा गैप, इतना बड़ा मार्जिन देंगे कि उसमें उनकी हार या जीत, उनके गलत या सही होने की संभावना ही नहीं रहती है, कि उनका परिणाम हमेशा सही होता है। और बाद में वो कहेंगे सबसे तेज, सबसे आगे, सबसे सटीक। ये चलता रहता है। तो अब की बार इन सटीक विश्लेषणों में नंबर कांग्रेस का था और कांग्रेस बड़ी आशावादी थी। इसलिए कांग्रेस के जो स्थानीय नेता हैं उन्होंने पार्टी हाईकमान से अनुरोध किया कि वो कर्नाटक विधानसभा में चुनाव प्रचार करने के लिए राहुल और प्रियंका गांधी को ना भेजें। लेकिन अगर कांग्रेस आला कमान, कांग्रेस पार्टी हाईकमान अगर उनकी बात सुन ले तो फिर हाईकमान किस बात का। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, और कैसे अध्यक्ष बने, गांधी परिवार की कृपा से, ये सबको मालूम है। तो न केवल राहुल और प्रियंका, बल्कि मल्लिकार्जुन खड़गे भी स्टार प्रचारक हैं। और गांधी परिवार को जब ये मालूम हो जाए कि इस राज्य में कांग्रेस चुनाव जीत सकती है, तो फिर उसकी क्रेडिट लेने के लिए गांधी परिवार का कोई ना कोई सदस्य तो होना ही चाहिए। इसलिए दोनों लोग मैदान में आ गए। लेकिन भाजपा भी कहाँ चुप बैठने वाली थी। भाजपा को भी मालूम थी कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है। और भाजपा के बारे में एक बात सभी जानते हैं कि वो 24/7 पॉलिटिक्स करने में विश्वास रखते हैं। पूरे 365 दिन हमेशा चुनावी मोड में रहते हैं। और इसलिए जब उनको भाजपा की कमजोरी का पता चला तो प्रधानमंत्री अमित शाह और अनेक केंद्रीय मंत्री, कद्दावर नेता, पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा और तमिलनाडु भाजपा अध्यक्ष फायर ब्रांड नेता अन्नामलाई चुनाव मैदान में है। और उस चुनावी समर में उन्होंने पार्टी के लिए बहुत काम किया, दिन रात एक किया। लेकिन फिर भी उनको मुश्किल आ रही थी कि कैसे पार्टी चुनाव जीतेगी, किसी को समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन उनके सौभाग्य से राहुल और प्रियंका मैदान में थे। और जब गांधी परिवार का कोई सदस्य मैदान में होता है तो जो स्टार प्रचारकों की लिस्ट है कांग्रेस की,
उसमें बाकी का उल्लेख करना बेकार हो जाता है। कांग्रेस ने क्या किया, उत्तर प्रदेश से आने वाले एक नेता इमरान प्रतापगढ़ी, उनको भी स्टार प्रचारक बनाया। और आपको मालूम होगा कि उन्होंने कुख्यात माफिया सरगना उत्तर प्रदेश के, जिनका जिनकी हत्या होगी पुलिस कस्टडी में और उनके बेटे का इनकाउंटर हुआ, और इस समय भी उनके परिवार के ज्यादातर सदस्य फरार चल रहे हैं, भूमिगत हैं, उनका स्तुतिगान किया था। वो स्तुतिगान करने वालों को, मुस्लिम वोटों को रिझाने के लिए कांग्रेस ने दो दो हेलीकॉप्टर देके उनको कर्नाटक में चुनाव प्रचार पर लगा दिया। भाजपा ने इसको भी लपक लिया। इसमें जब बदनामी होती देखी कांग्रेस ने, तो अपने पांव खींच लिए, इमरान प्रतापगढ़ी का कद थोड़ा छोटा कर दिया, हेलीकॉप्टर एक हटा लिया। लेकिन इसके बाद भी पता नहीं कांग्रेस में क्या है कि तुष्टिकरण की राजनीति और अल्पसंख्यक वोटों का मोह कभी जाता नहीं। चाहे जितने वोट हो, चाहे जितनी जीतने की आशा हो, लेकिन अल्पसंख्यक वोटों के बिना अगर वो जीत जाए तो फिर उनको मजा नहीं आता। इसलिए वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। कांग्रेस पार्टी के जो राज्य स्तरीय नेता थे, डी.के. शिव कुमार मुख्यमंत्री पद के दावेदार, सिद्धारमैया एवरग्रीन मुख्यमंत्री और कभी न थकने वाले मुख्यमंत्री और हमेशा मुख्यमंत्री के दावेदार, ये सब नंबर 2 की भूमिका में आ गए। और इन्होंने जल्दी जल्दी कांग्रेस को और बढ़त दिलाने के लिए अपने घोषणा पत्र में बजरंग दल पर बैन लगाने की बात कही और उसको पीएफआई के इक्विवेलेंट बना दिया। सीधा सीधा मामला है कि ये तुष्टिकरण का ही एक तरीका था। वो एक वर्ग विशेष को संदेश देना चाहते थे कि, बल्कि पीएफआई को संदेश सीधे सीधे देना चाहते थे कि हम बजरंग दल को बैन करेंगे। और इस तरीके से उन्होंने बजरंग दल को पीएफआई के बराबर लाकर खड़ा कर दिया। इस सभी को मालूम है कि पीएफआई की क्या योजना है। बिहार में जो डॉक्यूमेंट जब्त किए गए उसमें पता चला है कि वो 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहते हैं। और पीएफआई पर भारत सरकार पहले ही प्रतिबंध लगा चुकी है। किसी भी संगठन पर प्रतिबंध लगाना राज्य सरकार के हाथ में नहीं, लेकिन कांग्रेस ने अति उत्साह में 2 कदम आगे जाते हुए एक घोषणा कर दी कि हम प्रतिबंध लगा देंगे। और इसका असर क्या हुआ, बजरंग दल को बजरंग बली से जोड़ दिया गया। वैसे तो कोई सीधा संबंध आप कहेंगे नहीं है, लेकिन बजरंग दल का जो मोटो है, जो उनका टैग लाइन है, वो बजरंग बली है, जय बजरंग बली। यानी इसके जो कर्ता धर्ता हैं, इसके जो फॉलोवर्स हैं, जो इसके सदस्य हैं, उनके इष्ट देव तो बजरंग बली ही हैं। इसलिए जो लोग ये कहते हैं कि नहीं बजरंग बली से बजरंग दल का क्या संबंध, वो उसमें दिमाग नहीं लगाते हैं। बजरंग दल का हर सदस्य ऐसा है जिसके इष्ट देव बजरंग बली हैं, इसलिए इसे जोड़ा जाना बहुत स्वाभाविक था और भाजपा ने इसे लपक लिया। और जब भाजपा ने इसे लपक लिया, इसके तुरंत बाद कर्नाटक में मंदिरों में हनुमान चालीसा पढ़ी जाने लगी। ढोलक मंजीरे लेके लोग निकल पड़े, चौक चौराहों पर हनुमान चालीसा पढ़ी जाने लगी, मंदिरों में रिकॉर्ड बजने लगे। पूरा कर्नाटक हनुमान में हो गया, बजरंगबली में हो गया। और यहां पर यह बात बताना भी उल्लेखनीय है कि जो कर्नाटक है उसमें किष्किंधा जो पर्वत है वो वहीं पर आता है। और कहा जाता है कि जो हनुमान जी का जन्म वहीं पर हुआ। और जो हनुमान जी जिस संगठन से, जिस समुदाय से आते हैं, वो भले ही बानर रूप में हो, लेकिन उनको वनवासी हैं, वन में रहते थे। तो इसलिए वहां की जनमानस में, वहां की रज रज में बजरंग बली का स्तुतिगान तो है, उनका गुणगान है, उनके प्रति भक्ति का आदर है। इसे अलग नहीं किया जा सकता था। कांग्रेस को दांव उल्टा पड़ गया। और जैसे ही कांग्रेस को लगा कि दांव उल्टा पड़ गया है, कांग्रेसी नेता मंदिरों में जाने लगे, हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे, बजरंगबली की पूजा करने लगे और अनाप शनाप अनर्गल स्पष्टीकरण देने लगे कि नहीं बजरंग दल का बजरंगबली से क्या मतलब है। ये दांव उल्टा पड़ गया। ये गनीमत तब थी जबकि कर्नाटक के चुनाव में मणिशंकर अय्यर और दिग्विजय सिंह तो आए नहीं। अगर वो लोग आ गए होते तो चुनाव का माहौल ही दूसरा होता, भाजपा को शायद इतनी अधिक मेहनत नहीं करनी पड़ती। लेकिन अब की बार राहुल और प्रियंका ने बहुत ज्यादा मौके नहीं दिए भाजपा को खुश होने के लिए। हालांकि उनसे बहुत उम्मीदें थी
उन्होंने एक काम तो जरूर किया कि जो प्रदेश के कांग्रेस के नेता थे उनको सबको बिजी रखा, कहीं कुछ करने नहीं दिया। पूरा चुनाव राहुल और प्रियंका के इर्द गिर्द घूमता रहा और आकर बजरंग बली पर टिक गया। भाजपा ढूंढ रही थी मुद्दे, प्रधानमंत्री पसीना बहा रहे थे, कोई ऐसा मुद्दा नहीं मिल रहा था। अचानक मल्लिकार्जुन खड़गे की अंतरात्मा जगी और उन्होंने प्रधानमंत्री को जहरीला सांप बता दिया। जब उनको पता चला कि क्या हो गया, उस बाकी समय उनका 2-3 दिन तो सफाई में बीत गया। उनके बेटे ने भी पता नहीं क्या बोल दिया, उसकी भी सफाई 2-3 दिन तक देते रहे। तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने चुनाव प्रचार कम किया, सफाई ज्यादा दी। और इसी तरीके से जो भाजपा है, इसके भाग्य से कांग्रेस ने छीका तोड़ दिया, बजरंग बली को प्रकट कर दिया और यहीं से कांग्रेस ने जीती हुई बाजी पलट दी। लोग फिर भी कहेंगे कि ऐसा क्या है, भाजपा के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, 40% कमीशन का ठप्पा लगा हुआ है और नंबर कांग्रेस का है। तो उनको ये जान लेना चाहिए कि एक दो हरकतों से, मल्लिकार्जुन खड़गे का जहरीला सांप और उस पर प्रियंका और राहुल का ये कहना कि प्रधानमंत्री रोने वाले हैं, रोते रहते हैं, गालियों की लिस्ट बनाते हैं, आपके काम याद नहीं रखते, आपके कामों की लिस्ट नहीं बनाते, और बाकी कांग्रेस नेता भी वैसे ही बोलने लगे। सचमुच कांग्रेस में दिमागी दिवालियापन इससे अधिक कभी नहीं देखा गया। और अब जहां पर कांग्रेस पहुंच चुकी है, वहां से उसे वापस आना बहुत मुश्किल है। आज की तारीख में जो एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर है वो पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है और भाजपा का विजय रथ आगे बढ़ता चला जा रहा है। और इन परिस्थितियों में एक मोटे अनुमान के अनुसार भाजपा 110 से लेकर 120 के बीच में सीटें बड़ी आसानी से जीत जाएगी। तो इसे कहते हैं हाउ टू लूज विनिंग इलेक्शन, दैट इज टू बी लर्न फ्रॉम द एक्सपर्ट फ्रॉम द कांग्रेस। एंड हु आर द एक्सपर्ट इन कांग्रेस, यू नो। नमस्ते, फिर किसी ज्वलंत मुद्दे पर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए।